नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में। इन दिनों सियासत के अखाड़ा घमासान का सबब बन चुका है। मौसम के तल्ख तेवर के साथ सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। फिलहाल आज हम आपके लिए लाए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों की ताजा और गर्मागर्म चुनावी चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतियों की, राजनीतिक दलों की चुनौतियों की और जनता जनार्दन के अपने नेताओं से उम्मीदों की। तो देखिए हमारा यह खास कार्यक्रम। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के घोषणा पत्र में कई बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। भाजपा के घोषणा पत्र में 24 गारंटियां दी गई हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन और कॉमन इलेक्टोरल रोल की भी व्यवस्था की जाएगी। पीएम मोदी ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि देश के कई राज्यों में नव वर्ष का उत्साह देखने को मिल रहा है। आज नवरात्रि के छठे दिन हम सभी मां कात्यायनी की पूजा करते हैं और मां कात्यायनी अपने दोनों भुजाओं में कमल धारण किए हुए हैं। ये संयोग भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती भी है। ऐसे पावन समय में आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 60,000 नए गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया गया है। सभी मौसम के लिए उपयुक्त सड़कें बनाई गई हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि गांव सशक्त होंगे या गांव की ऑप्टिकल फाइबर पहुंचेगा। कई लाख पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ चुकी हैं। इंटरनेट सुविधाओं से भी जुड़ चुकी हैं। भारत की 25 करोड़ आबादी अब ऊपर उठ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की अत्यधिक गरीबी अब 1% से भी कम हो गई है। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारी सरकार गरीब को समर्पित है, हमारी सरकार गांव के विकास को समर्पित है, हमारी सरकार जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको समर्पित है। और उसी को कार्य रूप देते हुए 2014 से एक लंबी यात्रा करते हुए पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने इन सारे आयामों को बखूबी जनता को, गांव गरीब की चिंता करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं यहां एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जब देश की जनता क्लियर मैंडेट देती है तो नतीजे भी बड़ी स्पष्टता के साथ आते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा वोट शेयर 31% पहुंचा। 282 सीटें हमने लोकसभा की जीती और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा
और हमारा वोट शेयर 37.3% तक पहुंचा और हमारा वो सीट शेयर 303 सीटें हम लोगों ने लोकसभा में जीती। हम ये कह सकते हैं कि इस क्लियर मैंडेट को प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव के लिए, गरीब के लिए, वंचित के लिए, दलित के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे वंचित भाइयों के लिए उनको समर्पित किया। और उसी तरीके से अगर मैं गांव की बात करूं तो आज गांव, मैं यहां प्रधानमंत्री जी थोड़ा समय जरूर लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे याद है 1993 में मैं पहली बार विधायक बना था। उस समय हमें अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 90% के गांवों को घूमने के लिए पैदल जाना पड़ता था। आज हम कह सकते हैं कि ग्रामीण सड़क 3,80,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनी हैं, ऑल वेदर रोड बना और ऑल वेदर रोड के माध्यम से पक्की सड़कें बनी। आज हमारे इलाकों में कोई ऐसा गांव नहीं रहा जहां हम पक्की सड़क से पहुंच नहीं सकते। यह बदलता भारत की तस्वीर हमने देखी है। उसी तरीके से अभी 60,000 नए गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम हुआ है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे इस बात का हर्ष और संतोष है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने देशवासियों से किया गया हर वादा पूरा किया है, चाहे 2014 का संकल्प पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र हो। मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपने हर संकल्प को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के आग्रह को ध्यान में रखते हुए पार्टी का जो संकल्प पत्र तैयार किया गया था, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया था कि जो भी संकल्प हम देश के सामने रखें, उसे हम निश्चित रूप से पूरा करें। अब हम भारत के 140 करोड़ नागरिकों के सामने अपना नया संकल्प पत्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिस संकल्प पत्र को आज हम जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे तैयार करने में बड़ी एक्सटेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज भी की गई है। संकल्प पत्र समिति के पास 3 माध्यमों से सुझाव आए। पहला, रथ के माध्यम से सुझाव हमारे पास आए। दूसरा, संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा पार्टी संगठन के माध्यम से सुझाव आए, हम तक पहुंचाए और बड़ी संख्या में ऑनलाइन इनपुट्स भी हम तक आए। 4 लाख सुझाव नमो ऐप के माध्यम से भी आए हैं। करीब 10 लाख सुझाव वीडियो के माध्यम से आए हैं। ऐसे करीब 15 लाख से अधिक सुझाव समिति के पास आए हैं, जिनकी स्क्रीनिंग करके हमने उनकी समरी तैयार की है। उनमें से मुख्य मुद्दे ढूंढे गए और उस पर चर्चा हुई कि इन मुद्दों पर हम क्या कर सकते हैं। इस बात पर भी विचार हुआ कि हम जो संकल्प लेंगे उनके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। यह विषय केंद्र का है या राज्य सरकारों से जुड़ा है या समवर्ती सूची का है। संकल्प पत्र की खास बातें। आने वाले 5 साल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की गारंटी। अगले 5 साल तक मुफ्त राशन, पानी और गैस कनेक्शन। पीएम सूर्य घर से 0 बिजली बिल। आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। मध्यम वर्ग परिवारों के लिए पक्के घर, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी। हर नागरिक को हाई क्वालिटी शिक्षा प्राप्त होगी। 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करेंगे। युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के अवसर। मैन्युफैक्चरिंग हाई वैल्यू सर्विसेज के भी अवसर। स्टार्टअप, टूरिज्म, खेल के जरिए लाखों रोजगार के अवसर। नारी तू नारायणी के तहत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के सर्विस सेक्टर से जोड़ने देंगे नए अवसर। सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस पर विशेष ध्यान। महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर बनेंगे शौचालय। नारी बंधन अधिनियम को लागू करेंगे। बीज से बाजार तक किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश। श्री अन्न को सुपरफूड की तरफ स्थापित करेंगे। नैनो यूरिया और प्राकृतिक खेती से जमीन की सुरक्षा करेंगे। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे। मछुआरों के लिए नाव के बीमे पर काम। फिश प्रोसेसिंग यूनिट को मजबूत करेंगे।
सी वीट और मोती की खेती के लिए प्रोत्साहन। गिग वर्कर्स, माइग्रेट वर्कर्स, टैक्सी ड्राइवरों को फायदा। ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, कुली और घर में काम करने वालों को लाभ। श्रमिकों ई श्रम पर जोड़कर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देंगे। हाईवे पर ट्रक चालकों के लिए आधुनिक सुविधाएं बनवाएंगे। भारत योग का ऑफिशियल सर्टिफिकेशन देगा। तिरुवल्लुवर कल्चर सेंटर के जरिए भारत की संस्कृति को विश्व में लाएंगे। भारत की क्लासिकल भाषाओं के अध्ययन की संस्थाओं में करेंगे। 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में घोषित करेंगे। एकलव्य स्कूल पीएम जनमन वन उत्पादों में वैल्यू एडिशन एवं इको टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। ओबीसी, एसटी समुदायों को जीवन के हर क्षेत्र में सम्मान देंगे। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की गारंटी। अर्बन हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मैनेजमेंट पर काम। साफ हवा, कचरे के ढेर से मुक्ति और स्वच्छ पानी के लिए मिशन मोड पर काम। विश्व भर में रामायण उत्सव मनाएंगे। अयोध्या का विकास होगा। 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी का विस्तार करेंगे। 6G पर काम करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिक सख्त कार्रवाई होगी। परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मंत्र शासन के हर क्षेत्र में लागू होगा। भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ कॉमन इलेक्टोरल रोल की व्यवस्था। समृद्ध भारत के लिए उत्पादन को बाजार से जोड़ने की गारंटी। भारत को विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की गारंटी। रेलवे में नई पटरियां जुड़ेंगी। नई वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनें आएंगी। वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेंगे। आने वाले वर्षों में वेटिंग लिस्ट की समस्या खत्म होगी। नए एयरपोर्ट, हाईवे, मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण जारी रहेगा। उत्तर दक्षिणी पूर्वी भारत में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर और फिजिबिलिटी स्टडीज शुरू होगी। नॉर्थ ईस्ट में विकास यात्रा जारी रहेगी। तटीय द्वीप, पहाड़ी, हर क्षेत्र की विशेष जरूरतों के अनुसार मास्टर प्लान बनाने की तैयारी। भारत स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम में आगे होगा। सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनेगा। 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करेंगे। पेट्रोल आयात को कम करेंगे। पार्टी ने अपना घोषणा पत्र से जारी करने से पहले जनधन खाते, उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण से लेकर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने, राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक खत्म करने का भी जिक्र किया गया है। इसके साथ ही महिला आरक्षण कानून, नार शक्ति वंदन अधिनियम पारित कराने की बात कही गई है। बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी जो वादे करती है उसे पूरा करती है। पार्टी ने बीजेपी का संकल्प और मोदी की गारंटी पर इस बार फोकस किया है। इसमें महिला, युवा, गरीब, किसानों को प्रमुखता देने का सबका साथ सबका विकास की बात कही गई है। खास बात तो ये है कि आयुष्मान भारत के दायरे में अब 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग कवर होंगे। बीजेपी ने संकल्प पत्र में ये वादा भी किया है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। ब्रेक के बाद वापस से लौटेंगे स्पेशल रिपोर्ट पर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के घमासान के बीच समस्याओं पर चर्चा तेज हो गई है। विंध्य क्षेत्र में मुद्दा का शोर साफ सुना जा सकता है। स्थानीय समस्याओं पर वादा खिलाफी से लोगों में राजनीतिक दलों के प्रति नाराजगी है। यहां कनेक्टिविटी, बेरोजगारी और विकास खास मुद्दे। रिपोर्ट देखिए। आम चुनाव नजदीक आने के साथ ही महंगाई और बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में सबसे आगे हैं। लोगों का कहना है कि सभी राजनीतिक दलों के नेता वादे करते हैं, लेकिन क्षेत्र के मुख्य मुद्दों पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। बढ़ती आबादी और घटती सुविधाएं, ये समस्या केवल सतना की नहीं है बल्कि पूरे देश की समस्या है। रोजगार एक बहुत बड़ी जरूरत है, जिसको लेकर सतना में भी जो युवा है, शिक्षित युवा है या अन्य जो लोग हैं वो परेशान रहते हैं। विंध्य क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बेरोजगारी अहम मुद्दा है, जिस पर सरकार की ओर से ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। उनका मानना है कि बढ़ती बेरोजगारी की वजह से युवा राह भटक गए हैं। सरकार का कोई भी फोकस रोजगार की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं और बस हर
6 महीने में कोई ना कोई चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं। और किसी भी शहर में, किसी भी जिले में, प्रदेश में, आप कहीं भी देख लीजिए, देश में कहीं भी इतनी बेरोजगारी है, इतने बिना पढ़े लिखे इतने लोग, युवा लोग घूम रहे हैं, और वो इसी जब बेरोजगारी के दलदल में फंसते हैं तो फिर गलत काम करते हैं, नशा करते हैं, चोरी करते हैं। और महंगाई इतनी है कि आज आप तेल है, जो जनरली चीज़ें हैं, तेल है, जीरा है, साबुन है, जिनको आप हमेशा यूज़ करते हैं, वो चीज़ें चौगुना रेट में। रीवा जिले की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। युवा जितने भी हैं वो नशे की तरफ भाग रहे हैं, और नशे की वजह से इधर उधर लूटपाट, चोरी, ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। और युवाओं को यदि रोजगार मिले तो व्यवस्थित अपना काम करें। महंगाई की वजह से घर नहीं चल पा रहा है। कुछ युवाएं पढ़े लिख के बेचारे इतना पैसा खर्चा करने के बाद वो घर में बैठे हुए हैं और 10,000 5,000 की नौकरी करते हैं, और इतनी महंगाई में 10,000 15,000 में काम उनका घर नहीं चलता है। विंध्य क्षेत्र में कई टूरिस्ट स्पॉट और धार्मिक स्थल हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि विकास की कमी की वजह से इन खास जगहों को सही पहचान नहीं मिल पाई। सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का ही है। अब वैसे अब मोदी जी की तो लहर चल रही है, तो कोई भी लड़ेगा भाजपा से तो वो चुनाव तो निकल जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन विकास जो है तो आज़ादी के इतने साल बाद भी यहाँ विकास नहीं हुआ। सीधी जिले की कोई पहचान बन नहीं पाई। अकेला एक संजय टाइगर रिजर्व है, तो वो भविष्य में निश्चित तौर पे उसका क्षेत्रफल चूँकि काफ़ी बड़ा है, तो वो सीधी जिले को पहचान देगा, नई पहचान देगा। कनेक्टिविटी की कमी इलाके का एक और अहम मुद्दा है। लोगों का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी के बगैर बदलाव नहीं आएगा। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए पहली सुविधा होनी चाहिए, आवागमन की सुविधा होनी चाहिए, इसका नितांत अभाव है। तो रेल लाइन जब तक यहाँ तक नहीं आएगी तब तक किसी प्रकार का विकास नहीं हो सकता। दूसरा, बड़ी इंडस्ट्री आनी चाहिए यहाँ। जब तक बड़ा उद्योग नहीं आएगा तब तक आप किसी विकास की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि खेती के मामले में भी आप इस क्षेत्र को विकसित क्षेत्र नहीं मान सकते हैं कि यहाँ बहुत अच्छी खेती होती हो। वहीं विंध्य क्षेत्र के किसानों के मुताबिक कई इलाकों में पानी की कमी और सही तरीके से बिजली की सप्लाई न होने से फसलों की पैदावार पर असर पड़ा है। सतना जिले में किसान सबसे ज्यादा तो परेशान पानी के लिए है। अगर बरगी का पानी आ जाए तो किसान इतना खुशहाल हो जाए कि कुछ पूछे नहीं। नागौद, रेगांव, मझगमा विधानसभा में वाटर लेवल इतना डाउन है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। पानी पीने के लिए नहीं मिल पाता। तो अगर बरगी का पानी अगर आ जाए सतना जिले में तो किसानों के लिए स्वर्ग हो जाए। दूसरी, बिजली की समस्या है। बिजली की आए दिन जब सिंचाई का समय आता है तो इतनी ट्रिपिंग होती है, कटौती होती है, जिससे सबमर्सिबल जल जाते हैं और पर्याप्त सिंचाई नहीं हो पाती है। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवारा पशुओं से उनकी फसलों को भी नुकसान होता है। मध्य प्रदेश के एनर्जी हब के तौर पर जाने जाने वाले सिंगरौली के लोग कोयला खदानों से होने वाले प्रदूषण के बारे में भी शिकायत करते हैं। उनके मुताबिक पूरा इलाका हमेशा धूल के बादल में घिरा रहता है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ता है। परेशानी है, धूल अभी उड़ रहा है। गर्मी के मामले में आदमी परेशान है। सट के सब घर है, अभी धूल बहुत ज़्यादा हो रहा है। पानी पीने का ज़रूरत है अपने को, पानी की समस्या चाहिए। आप लोग इसी धूल में रहते हैं? हाँ, तो मतलब ये धूल खाते हैं, धूल हाँ, मतलब आपके जो क्या सुबह उठते हैं तो कैसा रहता है? हाँ, वो सब दस्त उड़ता है। हाँ, तो अपने को ये अच्छा नहीं लगता। ये रहे कि पानी वानी गिरना चाहिए, व्यवस्था चाहिए। बांध के नीचे मेरा घर है। क्या दिक्कतें होती है गर्मियों में? गर्मियों में ही सर राखड़ उखड़ उड़ता है, तो न खाने का न पानी पीने का, सब हर जगह में घुसता रहता है। तो हम लोग क्या करें बताइए। कितने सालों से परेशानी है? ये तो सर 4-5 साल से है। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन के बनने को लेकर किसानों में काफी गुस्सा है। उनका आरोप है कि रेलवे अधिकारियों ने जमीन के बदले नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनावों में कुल 29 में से 28 सीटें जीतकर जबरदस्त जीत हासिल की थी।
लोकसभा चुनाव के माहौल में मतदान के महापर्व का सभी को इंतजार है। पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी आंदोलन में शामिल रही शांति मुंडा ने इनसे खास है। वो नक्सलवाड़ी आंदोलन के आखिरी जिंदा सदस्यों में से एक है। उन्होंने अब चुनाव में वोट डालने का इंतजार कर रही। बता दें कि नक्सलवाड़ी आंदोलन जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह हुआ था। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में अपने टीम की छत वाले घर के बरामदे में खड़ी 82 साल की शांति मुंडा नक्सलवाड़ी आंदोलन के आखिरी जिंदा सदस्यों में से एक हैं। अब वे लोकतंत्र के उत्सव में एक आम वोटर की तरह अपना वोट डालने का इंतजार कर रही हैं। वोट तो आएगा जाएगा, लेकिन आने से तो जाना पड़ेगा ना, वोट तो देना पड़ेगा। जाएंगे। कौन सा पार्टी कौन पार्टी को देगा तो हमारा मुक्त बात है। आपको हम थोड़े बोलेंगे कि बीजेपी को देंगे ना, तृणमूल को देंगे ना, और कोई को देगा। वोट का टाइम में तो बहुत कैंडिडेट होता है। कोई आपका कोई है कि लग रहा है कि कौन सा पार्टी आने से एटलीस्ट डेवलपमेंट हो सकता है, ऐसा कुछ आपका लगता है? आने से कुछ कोई नहीं होगा। हम लोग सीधा बात बोलते हैं कि जो जाता है लंका में वही हो जाता है रावण राजा। शांति मुंडा कभी पश्चिम बंगाल में नक्सलवाड़ी आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक कानू सान्याल की करीबी सहयोगी थी। नक्सलवाड़ी आंदोलन जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ एक सशस्त्र किसान विद्रोह था, जो 1960 के दशक के आखिर में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गाँव से शुरू हुआ था। शांति मुंडा को नक्सलवाड़ी आंदोलन के हिंसक मोड़ लेने का दुख है। उनका कहना है कि वे चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने में भरोसा करती हैं। नक्सलवाड़ी मूवमेंट जो हुआ था उसमें खत्म करने का जो राजनीति है उसी के आधार पे बेसिकली हुआ था, और वायलेंस भी काफी ज्यादा हुआ था। आप इसको सपोर्ट करते हैं? नहीं करते हैं। क्या चीज को नहीं सपोर्ट करते हैं? कैसा कैसे करेंगे? नक्सलवाड़ी का आंदोलन तो वहाँ पर कानूदा जब समर्थन किया, हम लोग तो उसी तो बोला हम कि कानूदा क्यों भूल किया उठो। कानूदा का हम झगड़ा किया बहुत कि आप उसको समर्थन किया, हाँ? क्यों किया? खत्म राजनीति को तुम समर्थन किया, हम तो नहीं करते हैं। शांति मुंडा तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से किए गए वादों पर सवाल उठाती हैं। वे याद करती हैं कि इलाके के पूर्व सांसदों ने कैसे लोगों के भरोसे को तोड़ा है। को तो बोला था कि हम ये आदर्श ग्राम बनाएंगे। हाँ, कानू सेनाल बोला था कि बंदूक से भारतवर्ष को परिवर्तन लाएंगे, तो नहीं। हम तो बंदूक के बात बोले थे, हम वो बोलते हैं कि हम लोग पेपर से करेंगे परिवर्तन, यही तो बात बोला था। पश्चिम बंगाल में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव में नक्सलियों या अन्य किसी उपद्रवियों की तरफ से किसी तरह की बाधा उत्पन्न न की जा सके, इसके छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों में सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। लगातार कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें डिमांडिंग और विस्फोटक पदार्थों की खोज भी शामिल है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। इससे पहले वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चेक पोस्ट और बैरिकेड लगाए गए हैं और बम स्क्वाड बस्तर इलाके के सुकमा और बीजापुर के संवेदनशील इलाकों में नियमित ड्रिलिंग कर रहे हैं। प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी माओवादी संगठन का हमेशा एक लोकतंत्र व्यवस्था के विरुद्ध में उनका एक विचार रहते, और जो भी क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधिगण जो क्षेत्र के विकास के लिए या क्षेत्र में एक लोकतंत्र व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्थानीय स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक काम करते, उनका टारगेट करने के लिए माओवादी का एक पुराना मोडस ऑपरेंडी रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान दंतेवाड़ा में आईईडी विस्फोट में बीजेपी विधायक सहित 4 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी। ऐसी घटना से बचने के लिए इस साल लोकसभा चुनावों के दौरान नेताओं के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
इसी देखते हुए मतलब क्षेत्र बस्तर क्षेत्र में Z+ कैटेगरी से लेकर ZXY कैटेगरी तथा स्थानीय सुरक्षा भी कई जनप्रतिनिधि को उपलब्ध की गए थे। साथ साथ हम समय समय पर जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को और राजनीतिक पदाधिकारियों का इन इलाका में किस तरीके से अपना मूवमेंट को रखना है और सुरक्षा मापदंड क्या क्या पालन करना चाहिए, उसके लिए मीटिंग के माध्यम से और एक एडवाइजरी के माध्यम से भी उनका आवश्यक जानकारी दी गई थी। खासतौर पर अभी लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो कैंडिडेट और उनके संबंधित जो व्यक्तियों और उनकी राजनीतिक पदाधिकारियों को भी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था भी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर 3 चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को मतदान होगा। नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। फिलहाल हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में अभी के लिए इतना ही। देखते रहे के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।